अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज भारत में मुसाफिर तैयारा उड़ान भरने के फ़ौरी बाद हादसे का शिकार हुआ है और इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उस हवाले से बताया जा रहा है कि जो मुसाफिर तैयारे में सवार थे उनमें से कोई भी अपनी जान जो है वो नहीं बचा सका। इस हवाले से जो फिगर है वो भी सामने आ रहा है और हमने देखा है कि भारत में अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी और इसी के साथ साथ ख्वाजा आसिफ समेत वफाकी वज़रा जो हैं उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया इस हादसे के हवाले से। इसी के साथ साथ अब अगर बात करें तो जो पहलगाम वाक़या है उसके बाद जो पाकिस्तान की जानिब से एक सिफारती कमेटी तश्कील दी गई थी, वो कमेटी इस वक्त ब्रसेल्स में मौजूद है और आज भी कई अहम मुलाकातें हुई हैं। बिलावल भुट्टो ने आज जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो भारत के नैरेटिव पर भारी है और पहलगाम वाक़े के तहकीकात के हवाले से भारत ने वो पेशकश कबूल नहीं की बल्कि हक़ाइक़ उन्होंने छुपाए। इस हवाले से अभी जो कमेटी है वो बताया जा रहा है कि मज़ीद अहम मुलाकातें भी करेगी। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, जो बजट पेश हुआ है उस बजट के बाद जहां अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, एहतजाज कर रही है, वहीं हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ना सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। हाल ही में आपके इल्म में होगा कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का जो फैसला सामने आया था उसका आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस भी लिया है और इस हवाले से रिपोर्ट भी तलब की गई है। अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं, गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया। अब ये है तो फाइनेंस के हवाले से, लेकिन सियासी तौर पर सबसे पहले एक सवाल होगा जो बजट के हवाले से है। आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, अब वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है, ये उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। आप समझते हैं कि ये बजट के हवाले से इत्तेहादी जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया या आगे कैसे बढ़ा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि किसी सेंट्रल पॉलिटिकल फिगर ने, जो हमारे इत्तेहादी हैं, उनमें से किसी ने एतराज़ नहीं उठाया और ये जब हाउस में प्रेजेंट हुआ तो उस वक़्त भी जो इत्तेहादी जमातें हैं और वो हाउस में मौजूद थी और वहाँ पे कोई एतराज़ नहीं था। और ज़ाहिरी बात है कि एक वर्किंग डॉक्यूमेंट होता है, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, एक प्रपोज़ल है, बजटरी प्रपोज़ल। और इसके अंदर आपको पता है कि जिस तरह एक प्रोसीजर है और उसके अंदर डिस्कशंस भी होनी है, बजटरी कट मोशंस वगैरह भी इसमें होते हैं, तमाम तर मामला। तो ये 27 को फाइनलाइज होगा और ये शेप अप किया जाएगा। अगर इत्तेहादी जमातों में से किसी को कोई कंसर्न है, पहली तो बात है मैंने टॉप टी लीडरशिप में से या सेंट्रल लीडरशिप में से किसी को नहीं देखा वो इस पर एतराज़ उठाएँ। अगर कमेटीज़ में, क्योंकि फाइनेंस की कमेटी है, अब वो दिन रात इस पर काम कर रही है, अगर उनकी तरफ से प्रपोजल्स हैं और ख़ाली इत्तेहादियों की हद तक नहीं, इत्तेहादियों के अलावा जो मेंबर्स हैं वो इस पर पूरी अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती मेंबर्स भी वो पूरा हक रखते हैं कि इसके ऊपर अपनी राय दें और इसके ऊपर अगर कोई ऐसी थ्रेड बेस्ड डिस्कशन होनी है और वो समझते हैं कि कोई ऐसा एलिमेंट इसमें मौजूद है जिसको निकाला जाना चाहिए या उसमें ट्वीकन हो सकता है या उसको मज़ीद एक बेहतर शेप एंड फॉर्म में लेके जाया जा सकता है, तो फिर बिल्कुल उनके वो इस आइडिया को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं है। हमने जो हमारी फाइनेंशियल टीम है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन अलॉन्ग विद अदर मिनिस्ट्रीज एज वेल, जिनका एक जो इनपुट रहा है इस पूरे प्रोसेस में, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और एक IMF का प्रोग्राम होने के बावजूद जो है, एक अभी आवाम ये कह रही है, एनालिस्ट ये कह रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि 15 साल के बाद जो है एक बड़ा बैलेंस्ड और एक बड़ा अच्छा बजट आया है गिवन द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। और एक IMF प्रोग्राम है, उसमें जो एक बेस्ट बजट आ सकता था वो हमने पेश किया है। लेकिन ये जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफा है, बैरिस्टर साहब, आप समझते हैं कि इसमें वज़ीर आज़म साहब ऑन बोर्ड नहीं थे और ये फैसला यकतरफा था, नहीं होना चाहिए था? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से, एक तो मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि इतना मैनी फोल्ड्स उसको बढ़ा देना, ये इतने सो मैनी टाइम्स आपने उसको कर दिया। जो मेंबरान की अभी रिसेंटली बढ़ी थी, आई थिंक जनवरी के टाइम से, तो उधर ही तक रहती तो ज़्यादा मुनासिब या ज़्यादा बेहतर होता।
और ये 500 गुना ज़्यादा बढ़ा देना तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। मैं तो इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। वज़ीर दिफा ने भी यही बात की और मैं भी यही एक पोजीशन ले रहा हूँ, ना कि ये उनकी पोजीशन है लेकिन उनकी भी एक ज़ाती राय है, मेरी भी ज़ाती राय है कि जब आप ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हों, और ये बात दुरुस्त है कि 2016 से अब तक जो है मेंबरान की तनख्वाह नहीं बढ़ी, लेकिन अगर मेंबरान की तनख्वाह बढ़ी है और अक्रॉस द बोर्ड अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उन दोनों की रजामंदी से बढ़ी है, और हो सकता है बेशतर मेंबरान की वो ज़रूरत भी ना हो लेकिन कई मेंबरान की वो ज़रूरत है भी, तो वो एक लार्जर उस चीज़ को देखा जाए तो वो तो कुछ समझ आती है कि मेंबरान की बढ़ी है, लेकिन स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की, और वो भी 500 गुना ज़्यादा बढ़ा देना, और इतनी बढ़ा देना कि आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उसी से ये हमें तनख्वाहें मिलती हैं। आवाम के जो टैक्स के पैसे हैं उनसे ये तो नहीं किया जा सकता जब आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हों, बिकॉज एज मिनिस्टर्स हम जो हैं हम कोई बिज़नेस क्लास नहीं ट्रैवल कर सकते, हमें बिल्कुल जो कोई 5 स्टार होटल्स की अलाउंस नहीं है, और ये 2023 से ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हैं। सो लेट मी रीइटरेट दिस कि वज़ीर आज़म साहब ने उस वक़्त भी जब वज़ीर आज़म थे PM शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने वो ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस किए, और अभी भी जब काबीना की मीटिंग हुई तो अगेन हमने ये रीइटरेट किया पूरी काबीना ने कि ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस होंगे। तो जब आपके ऑस्टेरिटी मेजर्स इन प्लेस हैं और वो फॉलो हो रहे हैं और वो आप आगे उनको लेके जा रही हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि इतनी तनख्वाहें बढ़ा देना वो तो उसकी को मन तक समझ नहीं आती। तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस इस पे ले लिया है, और वज़ीर आज़म साहब ने ज़ाहिरी बात है कि लीगली स्पीकिंग तो शायद वो उस पर ना कर सकें, लेकिन आई एम श्योर कि उनके ही हैज़ दैट स्ट्रेंथ एंड विल, और वो बिल्कुल इसको ज़रूर एक कोर्स करेक्शन करवाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मेंबरान्स की हैं वहाँ तक ही रहनी चाहिए बात, क्योंकि वो भी पहले मेंबर है, चेयरमैन और स्पीकर बाद में है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी बैरिस्टर साहब आपके इल्म में होगा कि हाई कोर्ट के मसाइल के हवाले से अपोजिशन भी जिक्र करती है। हाल ही में आपको याद होगा कि PTI के रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की थी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का बयान अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो वो 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर भी बड़ी गुफ्तगू जो है वो ज़ेर बहस रही। क्या हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने का इरादा रखती है इस वक्त? देखिए अभी तो हम 26वीं आईनी तरमीम से ही बाहर नहीं निकले गुरमानी साहब, वो भी चैलेंज हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, और जब तक उसका कोई फेट डिसाइड नहीं होता तो 27वीं देख, एक तो पहली बात मैं बड़े वाज़ेह तौर पे कर दूं कि ये पार्लियामान का इस्तेकाक है। इसको इस तरह पेंट करना और ये बताना कि शायद हम कोई बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये सेनेट का और नेशनल असम्बली का एज लेजिस्लेटर्स जो है हमारा काम है, ये हमारी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, ये हमारा काम है कि हम आइन में भी कानून में भी वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ लेके आएँ जो हमारी समझ के मुताबिक जो हम समझते हैं कि उनकी ज़रूरत है। और ज़ाहिरी बात है कि हम ये नहीं कहते कि हम अक्ल कुल हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक लेजिस्लेटर की जो हुकूमत गौर कर रही है सर, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। अगर मुझे आप थोड़ा सा इफ यू जस्ट परमिट में, जी यहाँ पे देखिए, मैं इसको खारिज से इम्कान नहीं कहूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़िल वक़्त एज़ वी स्पीक राइट नाउ कोई 27वीं आइनी तरमीम का जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही कि उस पर जो है फिलफौर ही को काम किया जा रहा हो या कोई ऐसी बात हो। मैं ये समझता हूँ कि वो खारिज से इम्कान नहीं है। अगर ज़रूरत पेश आई और इस पार्लियामान ने विद ब्रॉडर कंसेंसस ज़रूरत महसूस की तो बिल्कुल 27वीं आईनी क्या 27वीं और 28वीं और 29वीं भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, और हम इस प्रेरोगेटिव को बरूकार लाते हुए बिल्कुल इस पार्लियामान ने ही आइन साजी और कानून साजी की है और उसमें वो तरमीम भी यही पार्लियामान कर सकती है। तो कम अज़ कम हमें इतना तो परमिट किया जाए कि हम जो है ब्रॉडर कंसेंसस के साथ तमाम तर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ला के, जो पार्लियामेंट के अंदर हमारे एलाइज मौजूद हैं उनको ऑन बोर्ड ला के तो हम बिल्कुल ला सकते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन सर इस वक्त बैरिस्टर साहब अभी जो एक चीज़ ज़ेर बहस है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो अपोजिशन लीडर साहब को लिखे गए ख़त का मामला भी है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के हवाले से है। अब उन्होंने ख़त लिखा है कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो तश्कील दे दें, तो हुकूमत पार्लियामेंट्री कमेटी कब तश्कील दे रही है CEC की अपॉइंटमेंट के हवाले से? देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के जो तश्कील देना है वो ज़ाहिरी बात है कि
वो जल्द हो जाएगी। और स्पीकर साहब ने वो इस बजटरी सेशन के बाद मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल पार्लियामेंट्री जो है वो जो कमेटी है वो तशकील दे दी देंगे। हाँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि जब वज़ीर आज़म ने 16 मई को लिख दिया और बता दिया कि आप मशावरत के लिए अपने नाम लेके और मशावरत करें, अब वो मशावरत से क्यों कतरा रहे हैं, मशावरत से क्यों भाग रहे हैं? जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, वो अदा करने से क्यों कासिर हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन? तो पहले भी उन्होंने इसी तरह किया कि बजाय इसके कि वो वज़ीर आज़म को शायद याद दहानी कराते या लिखते और कहते कि जी मैंने और आपने पहले मशावरत करनी है, उन्होंने पहले स्पीकर को लिख दिया और कहा कि जी आप पार्लिमानी कमेटी जो है तश्कील दे दें, क्योंकि शायद उन्होंने ख़ुद ही अख़ज़ कर लिया या उस नतीजे पर पहुँच गए कि शायद मशावरत कामयाब नहीं होगी। तो अब तो प्राइम मिनिस्टर ने इन्वाइट किया है उनको, बलूचिस्तान, सिंध और CEC के जो मेम्बरान हैं और CEC की अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसके हवाले से कि ये अपॉइंटमेंट होनी है और आप इस पर मशावरत करें। तो अब वो राफरा इख्तियार कर रहे हैं, तो क्यों इख्तियार कर रहे हैं? हाँ, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त चलें अपोजिशन ने तो नाम नहीं दिए, लेकिन हुकूमत के जो नाम है वो फाइनल हैं बैरिस्टर साहब? देखिए, फ़ाइनल तो नहीं है, लेकिन उन पर ख़ासा काम कर लिया गया है और ख़ासा काम ऑन गोइंग है। तो जब लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और लीडर ऑफ़ द हाउस की मुलाकात होगी तो वो नाम सामने आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन इस वक्त आपके इल्म में होगा और सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो जो PTI की जानिब से अगर हम बात करें, हालांकि नाम कोई सामने नहीं आए, लेकिन PTI फिर भी काजी फायद ईसा साहब का नाम ज़रूर लेती है कि शायद उनका नाम भी ज़ेर गौर है। क्या हुकूमत सर इरादा रखती है कि काजी फायद ईसा साहब के नाम पर भी गौर हो सकता है या वो नाम भी आपके उन कार्ड्स में है? देखें, ये भी जो इनकम्बेंट CEC हैं ये भी PTI दौर में लगे थे और ये वज़ीर आज़म उस वक़्त के जो थे उन्होंने बानी PTI उन्होंने ख़ुद ये लगाए थे इमरान खान साहब ने। और अब अगर ये कहते हैं कि काजी फायद साहब को होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ अगर इतनी इनकी इंसिस्टेंस है तो बिल्कुल वो वज़ीर आज़म को रिले कर दें थ्रू लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और उस पर गौर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसा मामला है। अब जो भी नाम है वो एक क्राइटेरिया लेड डाउन है 213 में, 215 में, तो वो ज़ाहिरी बात है कि उसी क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा, जो शॉर्टलिस्ट होगा, उस हवाले से जो तो उसकी ड्यू कंसिडरेशन उसको ही दी जाएगी। और फिर उसके बाद जो ये पूरा प्रोसेस है पार्लियामेंट्री कमेटी की कॉन्फर्मेशन का, और अगर क्योंकि वज़ीर आज़म की लीडर ऑफ़ द हाउस और अपोजिशन की नहीं होती मशावरत कामयाब, तो फिर ये नाम पार्लिमानी कमेटी के पास जाएंगे और वो फिर वहाँ से फ़ैसला होगा। लेकिन अभी यहाँ पर बैरिस्टर साहब, अगर हमने जैसे सिफारती कमेटी का जिक्र किया था, वहीं पर आज भी बिलावल साहब से ये सवाल हुआ था कि शायद अमेरिका ने शकील आफरीदी के हवाले से कोई बात की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से जो पेशरफ्त है, क्या किसी मरहले पर अमेरिका ने कोई ऐसी बात रखी है शकील आफरीदी के हवाले से या दीगर इशूज़ के हवाले से कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मैं नहीं समझता और मैं इसको रूल आउट ही करूँगा, क्योंकि ऐसी कोई ना तो बातचीत मेरे इल्म में तो नहीं है। अलबत्ता मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डिमांड हुई होगी। हमारी काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक क्लोज कोऑपरेशन है और उसका जिक्र आपने ख़ुद देखा कि सेंटकॉम से भी उसका जिक्र आया है कि हम एक वैल्यूएबल पार्टनर हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर, और बिल्कुल हम गाए बगाए जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है ताकि इस दहशतगर्दी से के नासूर से जान छुड़ाई जाए, हम वो शेयर करते हैं और वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं। और वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस जो दोनों साइडों पे शेयर होती है तो फिर रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है। और रिज़ल्ट्स भी आपने देखे कि पहले भी इसी तरह ISKP के जो है जिनको एक्सट्राडाइट किया गया और बिल्कुल वो कोऑपरेशन को सराहा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका में, और वो गाए बगाए इस चीज़ को सराहते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा वैल्यूएबल पार्टनर है और एक ऑनरेबल पार्टनर है। तो इसी हवाले से जो है डिस्कशंस चलती आई हैं और इसी हवाले से जून में जो काउंटर टेररिज्म डायलॉग होना था, अब गालबन वो अगस्त में एक्सपेक्टेड है वो होगा, जो हमारा बाहमी एक काउंटर टेररिज्म डायलॉग है बिटवीन द US एंड पाकिस्तान, तो वो एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में होगा एट सम पॉइंट। तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है, क्योंकि हमने तो देखें टेररिज्म से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है पाकिस्तानीज़ ने और बिलखुसूस पाकिस्तान ने।
जिस तरह इस वक्त ने भी ये बात की और ये दोबारा याद दहानी कराई पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ दुनिया के वर्ल्ड कैपिटल्स में गए, कि 90,000 जाने जो हैं, इंक्लूडिंग आर इनोसेंट चिल्ड्रन, इंक्लूडिंग आर इनोसेंट वुमेन, इंक्लूडिंग आर ऑफिशल्स ऑफ द आर्म फोर्सेस एंड सर्विसेज, वो हमने लूज़ की हैं। इनोसेंट सिविलियंस की हमने लाइव्स को लॉस्ट किया है या लूज़ किया है, और 90,000 के करीब। तो हम तो इस जंग में सबसे मुतासिर तरीन रहे हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर, और बिल्कुल हमारी अगर क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और इसी हवाले से दहशतगर्दी के ऊपर भी एक पॉइंट ऐसा है कि हम भारत से इंगेज करना चाहते हैं, इसी हवाले से IWT कश्मीर और दहशतगर्दी कि हम कम अज़ कम बातचीत होगी तो हम दहशतगर्दी पे तो ऑलरेडी हम फिर दोबारा ये अजाब हमारे पे नाजिल हुआ है, तो हम चाहते हैं कि बातचीत हो और जो एक कंस्ट्रक्टिव जो बातचीत है या जो स्टेप्स हैं वो हम लें। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने की। सो मच। नाजरीन, वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हामिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।